प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीति व्यवस्था, उसके सेकंड चैप्टर पर हमारा डिस्कशन जारी है। सेकंड चैप्टर में भारत शासन अधिनियम 1935 पर हम चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा में 1935 के अधिनियम पर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। 1935 के अधिनियम की विशेषताओं को विस्तृत रूप से आपसे बता दिया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, लेकिन कई बार ये प्रश्न आलोचनात्मक रूप में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए आज हम उसको एनालाइज करेंगे। मतलब 1935 का जो अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 का विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण जब हम करते हैं तो विशेषताओं तो ठीक है, हमने जान ली उसमें क्या प्रावधान थे, तो उसके नेगेटिव पक्ष को भी देखा जाता है। और कई बार ये जो प्रश्न है वो विश्लेषण के रूप में या आलोचनात्मक रूप में आपसे पूछा जाता है, तो फिर आपके इसके नेगेटिव पॉइंट जो हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के, वो आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए, और वही आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ जो साथी नए जुड़े हैं, विद्यार्थी नए जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं, वो सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको सारे जो वीडियो है व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। उसका जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना। विद्यार्थियों, भारत शासन अधिनियम 1935 की आलोचना कि सारे पॉइंट आप सामने देख पा रहे हैं। इनके माध्यम से हम इस एक्ट के, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 की जो नेगेटिव पॉइंट है, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमने जाना था कि अब तक का, मतलब जो इससे पहले जितने भी जो सुधार ब्रिटिश शासन के द्वारा किए गए थे और विभिन्न जो एक्ट लाए गए थे, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर, या फिर हम विशेष बात करें बाद में जो 1909 का अधिनियम, या उससे पहले जो 1892 का जो सुधार अधिनियम था, ठीक है, या 1909, 1919, तो उन सब में 1935 का अधिनियम काफ़ी लेंथी था, काफ़ी लंबा था, ये व्यापक था। लेकिन जिस प्रकार अन्य जो इससे पहले जो अधिनियम लाए गए थे, जो सुधार एक्ट लाए गए थे, वो भारतीय जो जनता की आशाओं को पूरा नहीं कर पाए, उसी प्रकार वो ही यहाँ भी हुआ 1935 के एक्ट में। और ब्रिटिश शासन की जो एक दिखावा, मतलब केवल दिखाने के लिए वो स्वशासन देना चाह रहे थे, बाकी व्यवहारिक रूप से बहुत कुछ अलग थी उनकी मंशा, जो कि इस एक्ट में दिखाई पड़ती है। जो विशेषताएं जब हमने पढ़ी थी तो काफ़ी बातें तो मैंने आपको वहाँ बताई थी। काफ़ी जो व्यवहारिक स्थितियाँ मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या उसकी जो वास्तव में जो दिखाने की स्थितियाँ अलग थी, प्रावधान अलग थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार फिर भी जो कहने को तो प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो दी थी, लेकिन व्यवहारिक रूप में अभी भी प्रांतीय स्वायत्तता नहीं थी। तो वो सारी बातें हैं, तो यहाँ इन पॉइंट्स के माध्यम से हम बता सकते हैं। देखिए क्या क्या नेगेटिव पॉइंट, क्या क्या नेगेटिव बातें इस अधिनियम में, और यही रीज़न रहा कि भारतीय संतुष्ट इस एक्ट से जो भारतीय जो थे वो संतुष्ट नहीं हो पाए। देखिए, सबसे पहली आलोचना आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के रक्षा कवच के रूप में। देखिए, ये जो अधिनियम था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन काफ़ी बढ़ रहा था, आपको पता है जब गांधी जी के पास नेतृत्व आ गया था तो आंदोलन जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया था, और एक ब्रिटिश सरकार पर दबाव तो था बेशक रूप से, और अब आंदोलन क्रांतिकारी स्वरूप भी ले लिया था। तो यहाँ ब्रिटिश शासन ने, ठीक है, ये कहा 1919 के अधिनियम में तो ये कहा था भाई हम आपको प्रशिक्षण देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। लेकिन यहाँ उन्होंने उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और कहा कि प्रांतों में हम उत्तरदायी शासन, प्रांतों को स्वायत्तता देंगे, उसके लिए यहाँ प्रावधान लाए। लेकिन उन प्रावधानों को, जो कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखे हैं, अगर उन देखेंगे तो स्पष्ट लगता है कि वो केवल जो ब्रिटिश शासन है वो वास्तव में व्यवहारिक रूप से वो प्रांतों को स्वायत्तता देना ही नहीं चाहते थे।
वो स्वायत्तता की दिशा में प्रयास नहीं, बल्कि केवल वो ब्रिटिश शासन की सुरक्षा के लिए वो भारतीयों को ऐसा दिखाना चाहते थे कि हम आपके हित में काम कर रहे हैं और आपको धीरे धीरे हम आपको स्वायत्तता देंगे, स्वतंत्रता देंगे, आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक ब्रिटिश शासन के रक्षा कवच के रूप में ही उन्होंने यहाँ जो प्रावधान रखे थे वो हम उनको देख सकते हैं। ये केवल ब्रिटिश शासन की और वो प्रगाढ़ करना चाहते थे, वो सुरक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिखाने में स्वायत्तता की बात करी, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं था। दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, अखिल भारतीय संघ दोषपूर्ण। देखिए, हमने उस पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे तत्कालीन और जो देशी रियासतें, रजवाड़े थी, तो उन सबको मिलाकर, या 6 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, उन सबको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात इस में किया गया था। लेकिन आप अगर उसको देखो तो वो एक दोषपूर्ण प्रावधान था। कैसे? आपने उसमें देखा था कि अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात तो कही, लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, उनको तो उस संघ में बाध्यता रखी गई कि वो तो शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन जो देशी रियासतें, और देशी रियासतें आपको पता है उस समय 550 से भी ऊपर देशी रियासतें थी, तो उन देशी रियासतों के लिए जो शामिल होना, उस अखिल भारतीय संघ में शामिल होना ऐच्छिक किया गया था। तो एक तरफ आप जो ब्रिटिश प्रांतों के लिए, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए जो बाध्यता रख रहे हो, और दूसरी तरफ देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक रख रहे हो। उस संघ में शामिल वो हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता था। तो ये जो व्यवस्था है, ये कहीं न कहीं इस प्रावधान को दोषपूर्ण बना देती है। तीसरा जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, तीसरी आलोचना आप ये कह सकते हैं कि प्रांतों को जो स्वायत्तता है, केवल सैद्धांतिक रूप में, व्यवहारिक रूप में नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बिल्कुल यही था। कैसे? देखिए, ये कहा गया कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा, ठीक है, लेकिन आप जब उसको बारीकी से देखेंगे तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे कि उनमें गवर्नर, जो प्रांतों में, और केंद्र का जो गवर्नर जनरल, उनका जो उनको विशेषाधिकार दिए गए थे, वो हस्तक्षेप कर सकते थे। तो वो ऐसा प्रावधान करके केवल दिखाने के लिए स्वायत्तता दी गई, और जो एक स्वतंत्र जो उनको शक्तियां देनी थी, वो कहीं न कहीं दिखानों को देकर और अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नर और गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप प्रांतों में फिर भी रखा गया था। कुछ आपातकालीन शक्तियां थी, कुछ विशेषाधिकार थे। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो सैद्धांतिक तौर पर थी, व्यवहारिक तौर पर ऐसा कहीं था नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, चौथा, कि केंद्रीय विधानमंडल के निम्न सदन का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, जब हम स्वायत्तता की बात करते हैं, स्वशासन की बात करते हैं, तो जनता का शासन, मतलब जनता के पास वो शक्ति और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के पास वास्तविक जो पावर होता है, जैसे आज हम कहते हैं लोकसभा के पास जो निम्न सदन है उसके पास है, ऐसा 1935 के एक्ट में वास्तविकता में जो जनता के पास तो शक्तियां थी नहीं। मतलब आपको पता है कि वहाँ उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था, मैंने आपको बताया था। तो वयस्क मताधिकार नहीं था, और केवल मतलब लगभग 15% लोगों के पास ही जो मत देने का अधिकार था। जो मताधिकार का जो आधार था वो शिक्षा, संपत्ति, ये था। तो जो केंद्रीय विधानमंडल का जो निम्न सदन था, जो वो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से होता था, मतलब वो सीधा जनता का पूरा प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था वो सदन। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था थी आज की जैसी नहीं थी। वास्तव में जो उत्तरदायी शासन तो तब होता है जब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता और फिर उनको शक्तियां दी जाती। तो ऐसा नहीं था, और पूरे पावर भी नहीं थे उनके विधानमंडल के पास, कई रिस्ट्रिक्शन थे उनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप जो देख पा रहे हैं, भारतीयों को जो मूल अधिकार है, पांचवा पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, कि वो व्यवस्था भी इसमें नहीं थी। अब मूल अधिकारों का प्रावधान एक ऐसा प्रावधान है, कोई भी संविधान हो जहां अगर जनता को अधिकार नहीं दिए गए हो तो फिर वो संविधान उतना जीवंत या सही नहीं माना जाता।
यहाँ काफ़ी मांग थी उस समय। आपको पता है 1927 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें भी जनता को मूल अधिकारों की मांग की गई थी कि भारतीय जनता को मूल अधिकार दिया जाए। तो लेकिन 1935 के एक्ट में यहाँ वो प्रावधान नहीं लाए गए, जनता को कोई मूल अधिकार नहीं दिए गए। तो इसलिए जब जनता को अधिकार ही नहीं दिया गया इस एक्ट में, तो फिर जनता उस एक्ट को क्यों स्वीकार करे, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ये आप आलोचना कर सकते हैं इसकी। छठा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ये कि अधिनियम का जो निर्माण है वो भारतीयों द्वारा नहीं। कोई भी संविधान उस देश जिनके लिए कि वो लागू किया जा रहा है वो तब लागू होगा ना कि वो जनता उस या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उसको बनाए। यहां तो ये था कि जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश संसद के द्वारा ये एक्ट बनाया गया था, मतलब जो रूल कर रहे थे वही हमारे ऊपर वो एक्ट थोप रहे थे। तो वो भावना कैसे आ सकती थी, वो तो अपनी सुरक्षा करेंगे, और यही किया उन्होंने अपनी सुरक्षा नली के रूप में, सुरक्षा के रूप में इन्होंने ये एक्ट यहाँ प्रस्तुत किया। तो भारतीय जनता के जो प्रतिनिधि होते वो संविधान बनाते, मतलब भारतीयों को ये कार्य दिया जाना चाहिए था, ऐसा तो किया नहीं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, इसका आलोचना आप कर सकते हैं। सातवां जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये आलोचना की जाती है इस एक्ट की कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का समाप्त करने की बजाय उसका विस्तार किया गया। मैंने आपको बताया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को एक बड़ा घातक ये व्यवस्था मानी गई थी। 1909 के एक्ट में इसकी शुरुआत की गई थी, मुस्लिमों को देकर उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्रिएट करके। फिर बाद में 1919 में इसका और विस्तार किया गया। बाद में कोशिश ये थी, होना ये चाहिए था कि इस व्यवस्था को समाप्त किया जाता, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस व्यवस्था को समाप्त न करके पहले तो हिंदू मुस्लिम एकता को बांटने का मतलब प्रयास किया, उसको विभाजित करने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद फिर हिंदुओं को भी, हिंदू में अंदर भी, क्योंकि यहाँ इस एक्ट में हरिजनों को भी पहले जो मुस्लिमों को दिया गया, फिर बाद में सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को, जो ये, लेकिन इस एक्ट में तो हरिजनों को भी, इनको सबको मतलब जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई, मतलब उसका और विस्तार कर दिया गया। तो ये एक बड़ी घातक स्थिति थी और बड़ा आलोचना का विषय था ये। नेक्स्ट जो आप अंतिम पॉइंट देख पा रहे हैं कि निर्बल संघीय न्यायालय। देखिए, संघीय न्यायालय की जो व्यवस्था इसमें थी, आपने विशेषताओं में देखा था, वो ये था कि वो निर्बल इसलिए था कि कोई भी संघीय न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसको आज हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, वो एक अंतिम न्यायालय होता है, मतलब सर्वोच्च होता है। लेकिन इसके खिलाफ भी अपील की व्यवस्था रखी गई थी। जो प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन में थी, वहाँ पर इस संघीय न्यायालय के खिलाफ अपील की जा सकती थी। तो ये इसको भी अंतिम पावर नहीं दिया गया था, इसलिए ये कहा गया था ये निर्बल जो संघीय न्यायालय था। तो ये भी इसकी एक आलोचना का पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट के माध्यम से विद्यार्थियों आप ब्रिटिश जो इंडिया एक्ट 1935 की जो नेगेटिव पॉइंट है वो बता सकते हैं। ये सारी आलोचना तो हमने इससे पहले के वीडियो में, हमने 2 वीडियो में जो 1935 के एक्ट की बात करी, उसको एक पृष्ठभूमि देखी, फिर विशेषताओं को बहुत डिटेल से समझा, और यहाँ हमने आलोचना को कर लिया है। तो अब कुल मिला के अगर बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, तो आप आराम से 1935 के अधिनियम के बारे में आप थोड़ा पृष्ठभूमि बताओ, मैंने जो जिक्र किया था, फिर आप उसकी विशेषताएं बताएं, और फिर आप उसकी आलोचना करके आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये जो सब समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, बस आज के वीडियो में तो इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रांतीय जो स्वायत्ता, जिस प्रांतीय स्वायत्ता की बार बार बात कर रहे हैं, जो 1935 के एक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, उसको हम डिटेल से समझेंगे, क्योंकि उसको लेकर भी कई बार बड़ा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बस आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल की उपयोगिता आपको लगती है तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को वीडियो को साझा भी करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।